हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th में साइंस के अंतर्गत पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम जहाँ पर रहते हैं या फिर काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, उसके चारों तरफ अनेक सारी वस्तुएँ या फिर चीज़ें जो होती है बिखरी होती है। उन चीज़ों में से कुछ चीज़ों को हम लोग पदार्थ कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग पदार्थ नहीं कर सकते हैं। तो आखिरकार हमारे आसपास में फैली हुई किन वस्तुओं को, किन चीज़ों को पदार्थ कहेंगे और किन चीज़ों को पदार्थ नहीं कहेंगे, चलिए आज इसकी डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग कई चीज़ों की व्याख्या करने वाले हैं, जिसमें पहला नंबर तो ये हो जाएगा कि एक पदार्थ की परिभाषा या डेफिनेशन क्या हो सकता है, पदार्थ के उदाहरण क्या है, ठीक है, उनका भौतिक स्वरूप या बनावट क्या है। उसके बाद हम लोग किसी एक पदार्थ की भौतिक अवस्था की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग इस बात को जानेंगे कि कोई एक पदार्थ जो कि अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, तो उन पदार्थ के कणों में कौन से अभिलक्षणिक गुणधर्म होते हैं, इसकी हम लोग विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के विषय में जानेंगे। तो पदार्थ की परिभाषा देखिए, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। तो पदार्थ की परिभाषा है ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरे तथा जिनका अपना कुछ द्रव्यमान हो। तो उन वस्तुओं को हम लोग पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो उसकी शरीर परिभाषा कुछ इस तरह से दी जा सकती है कि हमारे आसपास की ऐसी चीज़ें जो स्थान घेरे। ख्याल रखोगे, जो भी वस्तुएं स्थान घेरती है तो समझना उनका अपना कुछ आयतन या वॉल्यूम होता है। तो ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरे तथा जिनका अपना कुछ द्रव्यमान हो, चाहे वो 1 ग्राम हो अथवा 1 kg हो या 1 मिलीग्राम हो, लेकिन उनका अपना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया या 2 शर्तों को पालन करने वाली जो भी चीज़ें हमारे आसपास में मौजूद है, उन सभी चीज़ों को हम लोग पदार्थ या फिर मैटर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा है ऐसी वस्तुएं या चीज़ें जो स्थान घेरे, जिनको रखने के लिए आपको जगह की आवश्यकता होगी और तथा जिनका कुछ द्रव्यमान हो। यानी कहने का अर्थ ये हो गया, हमारे आसपास की ऐसी चीज़ें ही पदार्थ कहलाएगी जिनमें आयतन के साथ साथ उनका द्रव्यमान भी मौजूद हो। ठीक है, ये 2 शर्तों का पूरा पालन करने वाली वस्तुएं पदार्थ की श्रेणी में आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ आसपास में कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे कलम, किताब, कुर्सी, जल, केरोसिन, पेट्रोल, दूध, घी, शहद या फिर गैसीय अवस्था के कुछ पदार्थ लिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, पदार्थ के उदाहरण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनसे आगे निकलेंगे, पदार्थ के भौतिक स्वरूप की विवेचना करेंगे। आखिर क्या होता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप या फिजिकल स्ट्रक्चर। कोई एक पदार्थ जो होता है किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, कोई एक पदार्थ चाहे वो किसी भी भौतिक अवस्था में क्यों न पाया जाता हो, उनका निर्माण जो होता है अत्यंत छोटे छोटे कणों के मेल से होता है। और ये कण इतने छोटे आकार या सूक्ष्म आकार के होते हैं कि हम उन्हें खुले आंखों में तो देख नहीं सकते हैं, साथ ही साथ में हम लोग उनके आकार के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी अपने लाइफ में हम जितने सारी छोटी से छोटी वस्तुएं देखे हैं, किसी एक पदार्थ के कणों का साइज उनसे भी छोटा होता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के मेल से ही बने होते हैं। यदि आप 1 बूंद जल या 1 बूंद शहद या 1 बूंद पेट्रोल ले लेते हो, तो 1 बूंद शहद, पेट्रोल, स्याही इत्यादि में भी असंख्य छोटे छोटे सूक्ष्म कण की मौजूदगी हो सकती है। अब हम लोग अगला में क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, कोई एक पदार्थ जो हमारे आसपास में मौजूद है वो भौतिक रूप में कितने स्वरूप में पाया जाए। तो ख्याल रखिएगा, किसी भी एक पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो 3 होती है। हमारे आसपास में जितने सारे पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हीं 3 भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिसमें से पहली भौतिक अवस्था हम लोग ठोस या सॉलिड का जानते हैं, दूसरी भौतिक अवस्था द्रव या लिक्विड का है और तीसरी भौतिक अवस्था गैस का है। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जानना है कि आखिरकार ठोस किसे कहते हैं, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। तो ठोस की परिभाषा दीजिएगा कि ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हों, वैसे पदार्थ को हम ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप इस कलम को ले सकते हो, है, तो मुख्य रूप से इनके आकार निश्चित है और इनका आयतन भी निश्चित है। कहने का मतलब है एक कलम के द्वारा जितना जगह लिया जाता है वो हमेशा और हमेशा तय रहता है, पहले से ही निश्चित रहता है। तो ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों ही क्या हो, निश्चित हो, तो वैसे पदार्थ को ठोस पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ के उदाहरण में आ जाएंगे कुर्सी, घड़ी, कलम, डायरी, पुस्तक, डस्टर या फिर अन्य पदार्थ
जो कि आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो, कि इनके स्वरूप जो होते हैं वह निश्चित होते हैं और इनका आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, साथ ही साथ में आप देखोगे ठोस पदार्थ है के बाद अगला पदार्थ कौन सा है, द्रव या लिक्विड। इसकी परिभाषा क्या दोगे, तो ऐसे पदार्थ हैं जिनके आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो। यानी कहने का मतलब है उसे जिस पात्र या बर्तन में रखा जाएगा वो उसी के आकार को या स्वरूप को धारण करेगा। जैसे ध्यान दोगे कि कोई एक बोतल में भरा हुआ जो पानी होता है वो बोतल के स्वरूप या आकार को धारण करता है, लेकिन उसी बोतल के पानी को अगर हम किसी एक लोटा में ले लेते हैं तो वो एक लोटा के स्वरूप को धारण करता है, और उसी बोतल के पानी को अगर हम एक कटोरा में लेते हैं तो कटोरा के आकार को धारण करता है, और उसी बोतल के पानी को अगर ग्लास में भरते हैं या जग में भरते हैं तो वो क्रमशः ग्लास और जग के ही आकार को धारण करता है। यानी कहने का मतलब है उनका आकार या स्वरूप जो होता है, शेप या आकृति जो होती है वह अनिश्चित रहती है, परंतु उनका जो आयतन होता है उसे रखने के लिए जो जगह चाहिए होता है वो क्या होता है, निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, इसलिए द्रव की परिभाषा दोगे ऐसे पदार्थ जिनके आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो वे क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। अब कहोगे द्रव के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो द्रव के अनेक सारे उदाहरण हम लोग आसपास में ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जल को ले सकते हैं, दूध को ले सकते हैं, शहद को ले सकते हैं, स्याही को ले सकते हैं, कफ सिरप को ले सकते हैं, पेट्रोल को ले सकते हैं, डीजल को ले सकते हैं, केरोसिन को ले सकते हैं, घी को ले सकते हैं जो कि पिघली हुई अवस्था में रहे। ऐसा ना हो कि कहीं ठंड के दिन में वो घी जम गया हो। तो ठंड के दिन में अगर कोई घी जम गया है तो ठंड के दिन में अगर कोई घी जम गया है तो उसे फिर ठोस अवस्था में माना जाएगा, उसे द्रवित अवस्था का पदार्थ नहीं माना जाएगा जब तक कि वह फिर अपने पिघले हुए रूप में ना आ जाए। ठीक है, जैसे बर्फ को हम ठोस पदार्थ कहेंगे, लेकिन बर्फ को गर्म करने पर जब वो जल के रूप में पिघल कर आ जाता तो अब उसे जल को हम लोग क्या कहेंगे, तब उस जल को हम द्रवित अवस्था में मानेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये द्रव की परिभाषा हो गई, समझ पा रहे हो। अब तीसरी परिभाषा है गैस की। गैस की परिभाषा क्या दोगे, ऐसे पदार्थ जिनके आकार के साथ साथ उनके आयतन भी अनिश्चित हो, यानी आकार भी अनिश्चित होते हैं और जिनके आयतन भी अनिश्चित होते हैं। न जाने वो कौन से शकल सूरत को धारण करेंगे और न तो वह कितने जो है आयतन या जगह को लेंगे, उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, गैसीय अवस्था के पदार्थ जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर में अगर ऑक्सीजन भरा हुआ तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को यदि हम लोग खोल दें तो उस स्थिति में उसमें भरा हुआ ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे आसपास के वायुमंडल में फैल जाता है। लेकिन आसपास के वायुमंडल में फैला हुआ जो ऑक्सीजन का कण है वो किस स्वरूप में होगा या फिर किस शेप या आकृति का होगा, उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, और न ही इस बारे में हम कुछ कह सकते हैं कि वो कितने बड़े क्षेत्र में फैलेगा। क्यों? क्योंकि गैसीय अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनके कण जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मजबूत आकर्षण बल में बंधे हुए नहीं होते, जिस कारण वो दूर दूर तक फैल जाते हैं और उसके आयतन की निश्चितता खत्म हो जाती है। ठीक है, अब रही बात गैसीय अवस्था के पदार्थ के उदाहरण, तो गैसीय अवस्था में भी अनेक सारे पदार्थ हैं जिनमें से ऑक्सीजन, मेथेन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस इत्यादि जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हो गई गैसीय अवस्था की परिभाषा। तुलनात्मक अध्ययन में आप क्या देखें, ठोस अवस्था के पदार्थ के आकार और आयतन दोनों ही निश्चित। द्रवित अवस्था के पदार्थ का क्या देखोगे, आकार होते हैं अनिश्चित परंतु आयतन होते हैं निश्चित। और इसमें और एक बात याद रखनी है, द्रवित अवस्था के किसी भी पदार्थ को आप जिस पात्र या बर्तन में भरते हो वो उसी के आकार को धारण कर लेता है। ठीक है, अब गैसीय अवस्था के पदार्थ में क्या होगा कि आकार होंगे अनिश्चित, साथ साथ में आयतन भी हो जाएंगे अनिश्चित, दोनों ही अनिश्चित रह जाए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण। अब हम लोग देखेंगे किसी एक पदार्थ के जो कण होते हैं जिनसे वह पदार्थ बना होता है उनके अभिलक्षणिक गुणों को देखेंगे। क्या होते हैं पदार्थों के कणों के अभिलक्षणिक गुण, चलिए उसको बिंदुवार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। चाहे वो पदार्थ किसी भी भौतिक अवस्था में क्यों न हो, ठोस रूप में हो, द्रवित रूप में हो या फिर गैसीय रूप में हो, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, खाली जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और ये खाली जगह किस रूप में होते हैं थोड़ा उनको भी जान लें। तो ख्याल रखोगे कि ठोस अवस्था के जो पदार्थ हैं वो भी छोटे छोटे कणों के मेल से बने हैं, और द्रवित अवस्था के जो कण हैं, द्रवित अवस्था के जो पदार्थ हैं वो भी छोटे छोटे कण को मेल से बने हैं, कण के मेल से बने हैं। तथा गैसीय अवस्था के जो पदार्थ हैं वह भी अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के मेल से बने हैं। लेकिन तीनों ही पदार्थ में चूंकि बहुत सारे या असंख्य कण हैं,
तो इसमें से देखना है ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो ये बहुत ही नज़दीक नज़दीक में स्थित होते हैं, ठीक है, यानी वह पास पास में स्थित होते हैं। उनके बीच में रिक्त स्थान पाया तो जाता है, परंतु ये रिक्त स्थान इतने छोटे या कम होते हैं कि वे पदार्थ एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए नजर आते हैं, चिपके हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच में पाया जाने वाला रिक्त स्थान जो होता है बाकी द्रव या गैसीय अवस्था के पदार्थों के कणों के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थान की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो ठोस अवस्था के कण बहुत ही नजदीक नजदीक या पास पास स्थित होते हैं। जो द्रवित अवस्था के कण होते हैं, तो द्रवित अवस्था के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से थोड़ी अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे इस रूप में स्थित होंगे। ये द्रवित अवस्था के कण हैं। और गैसीय अवस्था के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, वह उनसे भी दूर दूर स्थित होते हैं, ठीक है, समझ पाए। तो कहने का मतलब हो गया ठोस पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे कम तथा गैसीय अवस्था के कणों के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थान सबसे अधिक होते हैं, तथा द्रवित अवस्था के पदार्थ के कणों के बीच में पाए जाने वाला जो रिक्त स्थान होता है वो मध्यम श्रेणी का होता है, माने उसका रिक्त स्थान जो है वो ठोस की अपेक्षा अधिक परंतु गैसीय अवस्था की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसमें और एक बात ध्यान रखनी है जो कि सेकंड नंबर के पॉइंट में पाएंगे हम लोग, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। थोड़ा याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड या विश्व में जितने सारे पिंड हैं, चाहे वो बड़े से बड़े आकार के क्यों न हो या फिर अत्यंत सूक्ष्म आकार के ही क्यों न हो, वे एक दूसरे को एक बल से अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करते हैं। उस बल को गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से जाना जाता है, समझ पा रहे हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो भले ही अत्यंत सूक्ष्म आकार के हैं, परंतु ये कण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक बल के माध्यम से अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। भले ही उनका आकर्षण बल कम हो या फिर कम परिमाण का हो, परंतु ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था के कण हो या द्रव के कण हो या फिर गैसीय अवस्था के कण हो, ठीक है। चाहे वो किसी ठोस के कण हो, चाहे वो किसी द्रव के कण हो, चाहे वो फिर गैस के कण हो। अब इन आकर्षण बल के मामले में भी आप कर सकते हो। तो चूंकि ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत ही नजदीक नजदीक या पास पास होते हैं, जिसके चलते ठोस पदार्थ के कणों के बीच में मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम में पढ़ते हैं कि जब भी वस्तुएं एक दूसरे से दूर जाने लगती है उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम होते जाता है, ढीला पड़ने लगता है। लेकिन जब पदार्थों के बीच की दूरी कम होने लगती है, वे नज़दीक आने लगते हैं, उनमें लगने वाला गुरुत्वीय बल भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से देखोगे क्योंकि ठोस पदार्थ के कण बहुत ही नज़दीक नज़दीक में होते हैं, इसलिए इनका आकर्षण बल जो होता है, ठोस अवस्था के कणों का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जबकि गैसीय अवस्था के कण एक दूसरे से बहुत ही अधिक दूरी पर रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ही अधिक दूरी, जबकि गैसीय अवस्था के कण जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अधिक दूरी पर रहते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत ही दूर रहते हैं, जिस वजह से गैसीय अवस्था के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम पाया जाता है। वे एक दूसरे को, जबकि गैसीय अवस्था के जो कण होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके चलते वो एक दूसरे को मजबूत आकर्षण बल से आकर्षित नहीं कर पाते, यानी उनके बीच में आकर्षण बल बिल्कुल ही कमजोर होता है, जिस कारण गैसीय अवस्था के जो कण होते हैं वो यादृच्छिक गति करते हैं, यानी अपने चारों ओर किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। उनके बीच में मजबूत आकर्षण बल का बिल्कुल ही कमी या अभाव पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ठोस अवस्था के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैसीय अवस्था के कणों के बीच में पाए जाने वाला आकर्षण बल सबसे कम। लेकिन जो द्रवित अवस्था के पदार्थ होते हैं उनके बीच में पाए जाने वाले आकर्षण बल क्या होगा, तो वह ठोस की अपेक्षा कम परंतु गैसीय अवस्था के पदार्थ की अपेक्षा क्या होगा, अधिक आकर्षण बल को धारण किए हुए रहेगा, ठीक है। यानी द्रवित अवस्था के कणों के बीच में पाया जाने वाला आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम परंतु गैसीय अवस्था के कणों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, यानी मध्यम दर्जे का होता है। अब थोड़ा इससे आगे तीसरे पॉइंट में चलेंगे। पदार्थों के कण का जो तीसरा अभिलक्षणिक गुण है वो क्या है कि पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थों के कण जो होते हैं वो हरदम एक दूसरे की तरफ गति करते रहते हैं, ठीक है। भले ही ये गति में भी एकरूपता न हो, लेकिन पदार्थ के कणों में क्या होती है, गति होती है। उस गति को कभी कभी हम लोग महसूस कर पाते हैं और कभी कभी इस सूक्ष्म गति को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे ठोस अवस्था के जो कण हैं, ठोस अवस्था के कण हैं वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक में स्थित होते हैं,
इनके चलते इनके बीच में प्रबल या मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके चलते ये कण एक दूसरे से स्वतंत्रता गति नहीं कर सकते हैं। इनकी गति की जो दर होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि वे एक दूसरे को मजबूत आकर्षण बल में जकड़े हुए रहती है। ठीक है, तो ठोस अवस्था के कणों की गति जो होती है वो सबसे कम होती है। अब रही बात गैसीय अवस्था के कण, तो गैसीय अवस्था के कण चूंकि बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, ठीक है, जिसके चलते इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं पाया जाता, बल्कि एक कमजोर या ढीला ढाला आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके चलते ये कण एक दूसरे को आबद्ध नहीं करते हैं, यानी बंद कर नहीं रखते हैं, बल्कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं गति करने के लिए। इसलिए कह सकते हो गैसीय अवस्था के कण की गति जो होती है वो बाकी अन्य पदार्थ यानी ठोस अवस्था के पदार्थ हो या द्रवित अवस्था के पदार्थ हो उनकी अपेक्षा अधिक होती है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक गति होती है गैसीय अवस्था के कणों के बीच में, और सबसे कम गति पाई जाती है ठोस अवस्था के कणों के बीच में। और द्रवित अवस्था के पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में पाई जाने वाली जो गति होती है वो मध्यम श्रेणी या मध्यम दर्जे की होती है, यानी द्रवित अवस्था के पदार्थ की कणों की गति जो होती है वो ठोस की अपेक्षा कम, परंतु गैसीय अवस्था के कणों की अपेक्षा क्या होती है, द्रवित अवस्था के कणों की जो गति होती है वो ठोस की अपेक्षा अधिक, परंतु गैसीय अवस्था की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, यानी ये द्रवित अवस्था के पदार्थ के बीच में पाई जाने वाली जो गति होती है मध्यम दर्जे की या मध्यम श्रेणी की होती है। उम्मीद करते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हम बहुत जल्द ही आपकी सेवा में हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।